नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात सरकार की ओर से एक अनाउंस की गई नई स्कीम स्वामित्व योजना की कि आखिर ये स्वामित्व योजना है क्या, इसका दायरा क्या होगा, ये किसके लिए है और इससे फायदा क्या होगा। मोटे तौर पर सरकार ने साफ किया है कि स्वामित्व योजना के जरिए ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों की रिहायशी इमारतों, उनके मकानों का लेखा जोखा तैयार किया जाएगा, जो अब तक नहीं हो सका था, और इसे ऑनलाइन किया जाएगा। और अब तक जो रिहाइश है, जो कि पुश्तैनी होती है, उसके कागजात भी कई बार नहीं होते, और जिसके चलते वो आम लोग जो इसके निवासी हैं, जो इसके स्वामी हैं, जो इसके मालिक हैं, उन्हें दूसरी सुविधाएं जैसे कि बैंक से लोन या इस तरह की कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। तो सरकार का मकसद इस स्वामित्व योजना के जरिए उन लोगों को इन तमाम सुविधाओं को मुहैया कराना है। आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे इस योजना के बारे में। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ गंगाराम अलोरिया हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी गुजरात से। आपका स्वागत है। थैंक यू। आलोक प्रेम नागर हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। आपका भी स्वागत है आलोक जी। शिशिर सिन्हा हमारे साथ हैं, सीनियर डिप्टी एडिटर हैं, द हिंदू बिजनेस लाइन से। शिशिर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। नमस्कार। और पहला सवाल मेरा आलोक नागर साहब आपसे, क्या कि ये स्वामित्व योजना है क्या मोटे तौर पर, इसका दायरा क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? जो गांव के आबादी के इलाके होते हैं उसमें देश के अधिकांश भाग में देखने में आता है कि वहां पर लोगों की संपत्ति का परिसीमन नहीं हुआ होता। अगर आप वहां के निवासी हैं, किसी गांव में रहते हैं और आपसे पूछा जाए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, कि आपके पास आपकी संपत्ति का कोई कागज है जिससे आप साबित कर सकें। खेतों के तो होते हैं लोगों के, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन रेवेन्यू से होता था, तो वहां का तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो आबादी दे इलाका है वहां पे इस प्रकार का परिसीमन नहीं हुआ रहता, जिस कारण लोगों के पास इसका कोई प्रमाण नहीं होता। और अगर प्रमाण नहीं होता तो लोगों को टाइटल ऑफ राइट्स लोगों का क्लियर नहीं रहता। अगर लोग कोई लोन सोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए उनके पास कोलैटरल के लिए कोई कागज नहीं होता। और पंचायतों पर प्रॉपर्टी टैक्स भी डिवॉल्व होता है, तो अगर कोई पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित करना चाहे तो उनके पास उसका कोई आधार नहीं होता ऐसे परिसीमन के अभाव में। तो अगर ये मान लीजिए हो जाता है, अगर सबके पास अपनी जमीन से का कागज हो जाता है जो कि प्रमाण बताए कि ये जमीन इसकी है, इसकी हदें यहाँ तक हैं, साथ में उसका नक्शा है जो कि नॉर्मली ततीमे में पाया जाता है, खतौनियों में, तो अगर वैसा रहेगा तो लोग ये सारी चीजें कर पाएंगे। सो इस दृष्टि से ये बनाई गई है स्कीम। अभी पहले साल इसको पायलट बेसिस पे किया जाना है, लगभग 1 लाख गांव कवर किए जाने हैं, जो कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में शुरू में किया जाएगा, और उत्तराखंड, इन 6 राज्यों में। और इन 6 राज्यों में अलग अलग जगह, कहीं पे 54,000 गांव, कहीं पे 22,000, कहीं 16,000, कहीं पे 4-4 हजार, ऐसे करके यहाँ पे कुछ लेसन लिया जाएगा उसको, सारी प्रक्रिया को करने के लिए। और उसके तुरंत बाद जैसे ही हम लोग इस प्रयोग में कुछ अपना एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद हम इसको पूरे देश के स्तर पे बढ़ाएंगे। तो लेकिन आलोक, एक सवाल ये उठता है कि जो रिहायशी इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र का, गाँवों का, वहां पर किस तरीके से ये निर्धारित होगा कि क्या जिसके पास जो कब्जा है वो उसका मालिकाना हक का दावेदार हो जाएगा? प्रोसीजर जो है, मैं कहूं कि मालिकाना हक के लिए क्या कुछ पैरामीटर होंगे? पैरामीटर्स उसके वही होंगे जैसे कि जो अभी रेवेन्यू में आमतौर पे इस तरह को हैंडल किया जाता है, जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व की जाती है। मैं आपको इसकी शैली बताता हूँ, ये किस तरह से की जाएगी। कि सबसे पहले वो इलाका जो रेवेन्यू लैंड से या फॉरेस्ट लैंड से उस आबादी दे इलाके को सेपरेट करता है, सबसे पहले उसको नक्शे पे मार्क किया जाएगा। उसके आधार पे उसके सारे पे चूने की रेखा लगा दी जाएगी। अब जो भी कुछ होना है वो इसके अंदर होना है। उसके बाद सारे गांव में चूने की रेखा द्वारा
ये बताया जाएगा, ये निशान लगाए जाएंगे कि कौन सी संपत्ति किसकी है। तो ये जो चूने की रेखाएं लगाने वाली प्रक्रिया है, बड़ा सारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इसमें हो जाएगा। उस प्रश्न में हम लोग नहीं जा रहे कि कब्जा है या मालिक है या कौन, वो जो भी कुछ होगा वो उसी प्रकार से होगा जैसे कि रेवेन्यू विभाग के अधिकारी बताएंगे। जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, जो भी उनका मैकेनिज्म होता है, एडजुडिकेशन अपेलेट अथॉरिटी जैसा होता है, वो वैसा ही रहेगा। लेकिन इसमें पंचायत की भूमिका इस प्रकार से है, मैंने ये महाराष्ट्र में होते देखा है, और वहां पे बड़ी प्रोएक्टिव रोल अपनाकर पंचायत उस कार्य को किया करती है। लोगों को करने में कोई विशेष ऐतराज नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने देखा कि उससे जो प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा होता है वो सीधे वहीं पे इस्तेमाल होके जाता है। वो ऐसा नहीं कि इकट्ठा होके सरकार जा रहा है फिर वहां से बजट के रूप में वापस आ रहा है जिसके लिए लोग स्कीम बना रहे हैं। और लोगों को जो लोन सोर्स करने के लिए जो ये कागज मिल जाता है वो अपने आप में एक बड़ी जीत है। तो कोऑपरेट करते हैं लोग, और पंचायत की इस प्रकार की सक्रिय भूमिका से जो कोई छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो मौके पर सॉल्व भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये ड्रोन इन रेखाओं का चित्र लेगा और उन चित्रों के आधार पे उन सारों को स्टिच करके उसके जो गोलाई को फ्लैट में करना है वो सारी चीज करेक्ट करके वो सब लोगों के लिए ये फीचर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर है। ये करने के बाद वो एक बार वापस आएंगे और वहाँ पे जो अधिकारी हैं राज्य के, उन सब के साथ बैठ के ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कोना है जो तिरछा है या गोल है या किस प्रकार से है, यहाँ पे कहीं कोई डिस्प्यूट है, कहीं पे ऊपर ड्रोन की फोटो नहीं आ पाई क्योंकि वहाँ पे रास्ते में पेड़ आ गया, तो नीचे से उसका कैसे रेजोल्यूशन होगा, ये सारी चीजें वो करेंगे। और इसके बाद जो संपत्ति पत्र तैयार होगा वो सब लोगों को फिर दिया जाएगा। लोरिया साहब, क्योंकि आपने राज्य को देखा है करीब से, वहां पर एक लंबा अनुभव आपका है, इस स्कीम की जरूरत मैं समझूंगा जमीन पर गांव स्तर पर कितनी अहम दिखती है, और जो इसका मकसद है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि जमीन स्वामित्व का विवाद गांव में काफी ज्यादा होता है, हम सब जानते हैं, और खासतौर पर रिहायशी इलाकों में। कानून जो है मेरे ख्याल से बहुत स्वागत योग्य है, और इसकी जरूरत थी। काफी लंबे समय बाद में कानून आया। मेरे जो अनुभव है रेवेन्यू में या मुख्य सचिव तक के, हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि विलेज साइट असाइन की जाती है, उसको गांव तल बोलते हैं, और राज्यों में भी होता होगा कि जो गांव का जो एरिया है विच इज टू बी नोटिफाइड, उसको गांव तल कहते हैं, और उसको समय समय पर एक्सटेंड किया जाता है जब जब पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। एक तो मुद्दा ये रहा। दूसरा, गांव के अंदर मकान है और बाड़े होते हैं लोकल लैंग्वेज में, जहाँ पर ये गोबर वगैरह डालते हैं या अपना फालतू के जो सामान होते हैं या टूल्स वगैरह डालते हैं, उसको बाड़ा बोलते हैं राजस्थान गुजरात वगैरह में। तो देयर इज अ बाड़ा रजिस्टर आल्सो। तीसरा एक ये होता है कि ओपन प्लॉट होते हैं, खुले प्लॉट है। ये तीन प्रकार की प्रॉपर्टियां गाँव में पाई जाती है। और चौथे प्रकार की होगी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, कि कुएं हैं या और सारी धर्मशालाएं हैं या सड़क है, बहुत सारी सार्वजनिक स्पेसेज होती है। ये चार मुख्य इसकी जमीन की धाराएं होगी। अभी साहब जो बता रहे थे कि मार्किंग करेंगे फिर ड्रोन से लेंगे, गुजरात में हमने रीच सर्वे का काम चालू किया था। उसमें सैटेलाइट, ड्रोन और मॉडर्न इक्विपमेंट्स लिए थे, लेकिन इसके साथ साथ हमें ग्राउंड ट्रूथिंग भी करना पड़ेगा कि एक्चुअली जमीन पर क्या हकीकत है। तो जो ड्रोन की जो पिक्चर्स हैं उसको ग्राउंड ट्रूथिंग साथ में करना पड़ेगा। अब जहां तक डिस्प्यूट का जो सवाल है, इसमें एक डिस्प्यूट तो ये आएगा एरिया का, कि एक्चुअल एरिया अपने मेजरमेंट के हिसाब से कितना है, और वहां पर लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं मेरा तो इतने गज का है और एक्चुअली आपका इतना है। तो एक एरिया का डिस्प्यूट खड़ा होता है। दूसरा डिस्प्यूट ये होता है कि उसकी बाउंड्रीज को लेके एक डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। तीसरा डिस्प्यूट इस तरह का होता है कि उसका मालिक कौन है, या भाई या 3 4 5 भाई एक मकान में रहते हैं। तो ये तीन टाइप के ब्रॉडली डिस्प्यूट्स इस पूरे प्रोसेस में खड़े होते हैं। ये जो ड्राफ्ट है मेरे ख्याल से उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, और नोटिफाई करने के बाद में गांव के लोगों का उनके जो भी ऑब्जेक्शन सुन के लोकल लेवल पे क्या मैकेनिज्म जो भारत सरकार या राज्य सरकार ने डिवाइस करेगी, उससे इसका समाधान होगा।
ये एक बड़ा मुद्दा मैं मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी साहब के ध्यान पर लाना चाहूंगा कि टाइटल का जो इशू है, वो टाइटल का इशू स्टिल दी पावर्स आर विद द सिविल कोर्ट्स। हम जो अधिकार दे पाएंगे मेरे हिसाब से अभी तक जो भी हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, इट इज कॉल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। सो वेदर ये रिकॉर्ड्स ऑफ राइट टाइटल में कन्वर्ट हो जाएगा लीगली, वो एक इशू मैं सोच रहा हूँ आई विल फ्लैग दिस इशू बिफोर द जॉइंट सेक्रेटरी। ओके शिशिर, आपने दोनों एक्सपर्ट को सुना, एक जो जमीनी क्या दिक्कतें यहाँ किस तरीके से हो रहा है और जो एक योजना देख रहे हैं नागर साहब, कितनी महत्वपूर्ण दिख रही है और जो मकसद है मैं थोड़ा सा उस पर चाहूंगा कि डिस्प्यूट या फिर मालिकाना हक या फिर रेवेन्यू जनरेशन, क्या बड़ा अचीवमेंट यहाँ से निकलने वाला है? देखिए, अगर आपने जो प्रधानमंत्री की बातों को सुना होगा 24 तारीख को जो पंचायती राज दिवस के मौके पे उन्होंने कहा था, तो उन्होंने एक बार बार इस बात पे जोर दिया कि किस तरीके से आत्मनिर्भर बनना है गांव को, ग्राम पंचायत को। अब सवाल उठता है कि ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। यहाँ पर बात ये होती है कि जब सरकार की ओर से जो मदद दी जाती है, जो कि वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक स्थानीय निकायों को मदद दी जाती है, वो तो एक मुद्दा है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? क्या वहां की जरूरतों के हिसाब से वो काफी है? और जैसा कि कुछ जगहों पर जो कुछ भी पायलट किए गए होंगे या पहले जो कुछ भी किया गया है, पंचायत की आमदनी का जरिया कैसे बनेगा? तो एक प्रॉपर्टी टैक्स आने के बाद जो अब जैसे मालिकाना हक दे दिया जाए, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि वहां पर फिर प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन हो। तो गांव में जो व्यवस्था, स्थानीय स्तर पर व्यवस्था है, उसके लिए अतिरिक्त संसाधन का इंतजाम करना भी संभव हो पाएगा, जैसा कि मैं एक मकसद समझ पा रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो संयुक्त सचिव साहब इसको सही कर सकते हैं। और इससे ये एक फायदा ये होगा कि जो हम ग्राम पंचायत या ग्रामीण व्यवस्था के आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, उसमें काफी हद तक मदद मिलेगी। दूसरा मुद्दा, एक जो बात बार बार आती है कि जोत का आकार कितना है। देखिए, गांव देहात में जब बंटवारा होता है, पिताजी के मान लीजिए जमीन का जो बट हुआ, तो उसमें कहते हैं कि उसके हिस्से में 2 एकड़ आया या उसके हिस्से में 1 एकड़ आया। अब वो 2 एकड़ 3 एकड़ में जो है पता चलता है कि वो जो घर है उसका भी हिस्सा वो उसमें माप लिया गया है। तो ऐसे में एक परेशानी ये भी आती है कि किस तरीके से हम जोत का सही सही आकार तय करें, वो जो कि उस एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है, या वो जो कि वाकई तौर पर मापने के बाद, जो खसरा खतौनी में हम लोग जिसको कहते हैं, वो मापने के बाद हासिल हुआ है। तो ये एक स्पष्टीकरण भी जरूरी होगा। और तीसरा मुद्दा मुझे ये लगता है कि जब हम टाइटल डीड दे रहे हैं, तो क्या इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा? क्या ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या स्टैंप ड्यूटी देने की बात होगी, या बगैर स्टैंप ड्यूटी के इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो दे दिया जाएगा? ये भी एक पहलू है जिस पर हमें जो है स्पष्टीकरण का इंतजार करना होगा। नागर साहब, कुछ सवाल जो कि अयोध्या साहब की तरफ से आए हैं उसके मालिकाना हक को लेकर, और दूसरा जो शिशिर ने कहा, मैं दोनों पॉइंट पर चाहूंगा कि थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन, अगर आप लोगों ने इसमें कुछ तय किया हुआ है और भविष्य का जो रास्ता है वो किस तरफ जाएगा। मैं शुरुआत करूंगा। आपका जो इंट्रोडक्शन था शुरू में कि इसका ई ग्राम स्वराज से कोई लिंक है, तो वो इसका लिंक नहीं है। ई ग्राम स्वराज है पंचायतों को आई हुई आमदनी जो अलग अलग स्रोतों से आती है, फाइनेंस कमीशन वगैरह से, उसका लेखा जोखा, उसके लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। जो आपने, मैं आखिरी वाले से पहले शुरू करूंगा, आपने कहा इसका रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता होगी या नहीं, ये सारा राज्य का मसला है। जो स्टेट चाहेगी, जैसे कि इस लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, आपने बड़ी अच्छी बात बताई प्रधानमंत्री जी की, तो जो प्रॉपर्टी टैक्स आना है, जहां पर ये चीज अभी तक होते देखी है, वहां पे इसके आधार पे हर पंचायत में कोई 4-5 लोग वो लोग रख पाते हैं, जिसका कि उनका जो तनख्वाह का खर्चा है, उनके कामकाज का खर्चा है, वो सारा सिर्फ इस प्रॉपर्टी टैक्स से निकलता रहता है। उनका रोल होता है ये सबसे पहले असेस करने में कि किसके नाम कितना कितना प्रॉपर्टी टैक्स बनेगा, और फिर उस टैक्स के आधार पे वो कितना कलेक्ट कर पाते हैं, उससे उनका मेहनताना तय होता है। तो ये बात एक बड़ी इम्पोर्टेंट सी बात है कि पंचायतों के पास ज्यादातर देश में कोई इस प्रकार के रिसोर्सेज होते नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि जो रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण वाली बात है, वो स्टेट की मर्जी है। कहीं कहीं स्टेट ने, जहां पर अभी तक इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड बंटे हैं, वो है हरियाणा और महाराष्ट्र।
तो महाराष्ट्र ने मॉडल अपनाया था कि वो हर एक प्रॉपर्टी कार्ड पे कुछ फी चार्ज करते थे, जिससे कि उन्होंने अपनी कुछ कॉस्ट ऑफसेट की। हरियाणा में उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो नज़रिया स्टेट का है कि वो उसको रजिस्टर करना चाहते हैं या नहीं। जो बात बताई आपने कि खेत की जो घर और खेत का सीमांकन एक जैसे हो गया, तो वो जो हैं वो फिर आबादी दे के बाहर वाले हैं जो लोग बना लेते हैं, जैसा कि अभी होता ही है कि जैसे कम पड़ गया, बच्चे की शादी हुई, या तो उसी में ही बोला कि आप इस कोने में घर बना लें, या फिर नहीं हुआ कि थोड़ा दूर जाना है तो वो बता देंगे खेत के उस कोने में तुम बना ले। फिर इस तरह से करते करते धीरे धीरे एक ही परिवार के इतने सदस्य हो जाएंगे कि वहां पे भी अच्छा जमावड़ा हो जाएगा। थोड़े सालों में उनकी अपेक्षा हो जाएगी कि भाई यहाँ से सड़क निकाली जाए, लोगों की जरूरतें होती हैं, अस्पताल जाना होता है। तो इस तरह से बड़ा सारा एक केओस की जो इस प्रकार की स्थिति है वो नियंत्रण में आ सकती है अगर हमारा आबादी देह का इलाका अच्छे से मैनेज हो पाए, उसकी अच्छी सी प्रबंधन हो पाए, उसकी अच्छी सी योजना बन पाए। अगर आप फैलाव में नहीं बैठ पा रहे तो आप ऊपर बढ़े, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ आधार चाहिए होगा। अगर आप सोचें कि भाई मैं इस आबादी की सारी जगह को साफ करके यहाँ पे बड़े सुव्यवस्थित ढंग से इधर बाजार बनाना चाहता हूँ, इधर इस प्रकार के स्कूल, इधर कोई कॉमन फैसिलिटीज बनाना चाहता हूँ, इधर बारात घर बनाना चाहता हूँ, रिहायशी इलाके इस तरफ होने चाहिए, जैसे कि वहाँ पे शोर ना हो पाए, कोई अस्पताल डिस्पेंसरी होनी है तो वो इस तरफ रहनी है, ये सारा कुछ करे, तो उसका अभी कोई आधार नहीं है। अब जब पता चल जाता है कि भाई आपको यहाँ से हटाया जा रहा है और आपके पास 2 बिस्वा जमीन में कुछ बना था या 10 बिस्वा जमीन में कुछ बना था, तो आपको उसके एवज में उतना ही इलाका मिल पाए, ऐसा कर पाना अभी संभव हो पाएगा और सुगम हो पाएगा। ओके अलोरिया साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब तक जो लालडोरा का परसीमन या फिर लालडोरा का जो दायरा होता था वो कई इलाकों में हम मानते थे कि अवैध के तौर पर है। अवैध इसलिए बैंकिंग से फिनांस नहीं हो पाता था, लोन मिलना मुश्किल होता था, इस तरीके की जो दूसरी सुविधाएं थी वो बहुत मुश्किल होती थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्वामित्व योजना के बाद इस लालडोरा के जो लोग या निवासी होंगे उनको वो तमाम सुविधाएं वो हासिल कर पाएंगे जो कि एक रेगुलर कॉलोनी या फिर रेगुलर इलाके में होती हैं। नहीं, आपकी बात सही है, बिल्कुल इससे सुविधा मिलेगी। एटलीस्ट उसके पास डॉक्यूमेंट एक होगा बैंक को प्रेजेंट करने के लिए। अब उसके जो टाइटल या रिकॉर्ड ऑफ राइट जो भी तय होगा कानून के हिसाब से, मेरे ख्याल से रिकॉर्ड ऑफ राइट में ही उसका नाम आएगा कि दैट ही ओन्स दिस प्रॉपर्टी, लेकिन ओनरशिप का फाइनल डिसीजन वुड बी रेस्ट विद द सिविल कोर्ट्स। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा जो है, मैं साहब को फिर से मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि विलेज विद इन द विलेज बाउंड्री देयर आर बाड़ाज, इट इज नॉट आउटसाइड। ऑलरेडी द विलेज साइट हैज बीन असाइंड, कामतल जिसको नोटिफाई कर दिया गया है, वो लैंड रेवेन्यू कोड में प्रेसाइज होता है कि भाई ये शमशान के लिए असाइन किया गया, ये गामतल के लिए असाइन किया, ये गोचर के लिए असाइन किया हुआ, इस तरह जमीनें असाइन की होती है। और गामतल के अंदर ही ये जो है बाउंड्री नोटिफाइड की हुई है, वो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। और गुजरात में तो करती हैं, राजस्थान में भी करती है, बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान, सो ये 2 स्टेट का तो मुझे पक्का मालूम है। अब सवाल ये हुआ कि जो आप बता रहे हैं कि एक तो डिस्प्यूट मैकेनिज्म जो है वो एक थोड़ा स्मूथ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब रीसर्वे का काम किया 100 साल के बाद में, गुजरात वाज फर्स्ट स्टेट जिन्होंने ब्रिटिश राज के बाद से जमीनों का रीसर्वे किया। जामनगर डिस्ट्रिक्ट जब हमने एक लिया पायलट के ऊपर, बहुत सारे उसमें से फिर लेसन्स हमने सीखे। मेरे ख्याल से अगर आप इजाजत दें, somebody can come and visit गुजरात या जामनगर का एक्सपेरिमेंट देख लें, वहाँ क्या क्या दिक्कतें आई, तो इट विल स्मूथन और हेल्प द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट पॉलिसी। एक जो मुद्दा, एक आपने जो कहा कि ये जो टैक्स वाली बात में मैं थोड़ा सा एक प्रकाश आपको डालूंगा, क्योंकि टैक्स डालना इट्स अनप्लीजेंट टास्क फॉर एनी गवर्नमेंट, चाहे सेंटर हो, स्टेट हो या लोकल बॉडीज हो। तो एक रास्ता गुजरात में हमने ये रास्ता निकाला कि कोई सरपंच या नगर पालिका प्रमुख या मेयर ये सब चीजें डिसीजन करने में कि नहीं अगले साल करेंगे, ये करेंगे, तो मिनिमा और मैक्सिमा हम लोगों ने डाल दिया कि मिनिमम तो ये होगा ही होगा, इसके आगे मैक्सिमम के बीच में अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। सो वी फिक्स्ड द टैक्स मिनिमा और मैक्सिमा विद इन द पंचायत एक्ट, म्युनिसिपैलिटी एक्ट एंड कॉर्पोरेशन एक्ट। तो इस तरह की एक सूची जा सकती है आपकी तरफ से, सलाह सूचन राज्यों को कि आप मिनिमम और मैक्सिमम कर सकते हैं। एक जो मुद्दा आईटी वाला जो आ रहा है, तो मेरे ख्याल से एक जो भारत नेट का जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, अगर वो और थोड़ा स्पीड अप हो जाए
तो ये एक हमारी जो बैंडविड्थ का एक इश्यू है, स्पीड के इश्यूज आते हैं, और तीसरा ये कनेक्टिविटी के इश्यूज है। मेरे ख्याल से अगर आप आईटी डिपार्टमेंट को साथ में लेके अगर इसका भी एक सॉल्यूशन हो जाए तो इट विल हेल्प, क्योंकि कई जगह सैटेलाइट कनेक्टिविटी दी हुई है, कई जगह टेलीफोन से थ्रू कनेक्टिविटी है, हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा है, लेकिन हाईवे से गांव तक ले जाना और गांव से पंचायत घर तक ले जाना और वहां पर उसको प्रॉपर बैंडविड्थ और स्पीड मिल जाए, तो मुझे लगता है कि हमारा जो मकसद है वो मकसद बहुत जल्दी सिद्ध होगा। चलिए, बेहतर सुझाव। शिशिर, जो ओवरऑल मैं अगर सही समझ पा रहा हूँ, रेवेन्यू जनरेशन काम भी हो जाएगा, मैं कहूँ कि पंचायतें अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर सकती हैं, थोड़ा सा अगर आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरा, अब तक हमने देखा था कि गांवों में आबादी का जो विस्तार होता था वो बहुत ही अनइवन या फिर अनप्लान होता था। इसके बाद जब मैपिंग एक बार हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस पर रोक लगेगी, और जब विस्तार की बात आएगी तो वहां पर सिस्टमैटिक तरीके से पंचायतें और उनका रोल ज्यादा प्रभावी होगा। बिल्कुल। देखिए, एक तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि हॉरिजेंटल जो एक्सपेंशन है उसकी जगह पे हम वर्टिकल की बात करें कि जिसको एक निश्चित जगह है जहां पर आवासीय क्षेत्र विकसित हो रहा है, उस पे हम अगर विकास की बात करें तो उससे जो कुछ भी सुविधाएं हैं वो देने में भी सहूलियत होगी। दूसरा, आपको एक मुद्दा मुझे ये लग रहा है कि जब हम कह रहे हैं कि एक टाइटल डीड दिया जाएगा और कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति जो कि गांव में रहता है उसके एवज में लोन ले सकता है। यहाँ पर एक मुद्दा ये भी है कि उस टाइटल डीड को किस तरीके का एक जैसे कहा जाए डॉक्यूमेंट बनाया जाए, जैसे कि फाइनेंशियल जो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल सिस्टम की, उस रिक्वायरमेंट में वो डॉक्यूमेंट शहर में जैसे आपके पास तो बहुत स्पष्ट होता है कि ये एक रजिस्ट्री है जिसको सारा कुछ किया हुआ है, गांव में वो किस तरीके का डॉक्यूमेंट होगा। यदि वो स्थिति साफ हो जाती है तो किसानों के लिए उस जिसको कहें कि मोनेटाइजेशन का बेनिफिट करना आसान हो जाएगा। और तीसरा मुद्दा जो कि एक और जहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि गांव देहात में जो हम कर्ज देने की बात करते हैं वो कृषि कर्ज है, उसके लिए अलग शर्तें होती हैं। क्या उन्हीं शर्तों के आधार पर यहाँ पर जो घर देने की बात है, घर के लिए जो कर्ज देने की बात है, क्या वही शर्तें होंगी? ये स्पष्टीकरण भी आ जाए तो जब हम मोनेटाइजेशन की बात करेंगे, आत्मनिर्भरता की बात करेंगे, देखिए आत्मनिर्भरता केवल पंचायत की नहीं है, आत्मनिर्भरता एक किसान की भी है, उसकी भी जरूरतों को हमें समझना है। उनके लिए अगर ये मुद्दे पर भी स्पष्टीकरण आ जाता है तो मुझे लगता है कि ये योजना काफी हद तक कामयाब और काफी प्रभावी साबित होगी। नागर जी, सबसे पहले सर ने भारत नेट की बात की। मैंने आप सब लोगों के बड़े अच्छे सुझाव हैं, सारे मैंने सारे लिख लिए हैं और उनका सबका मैं इस्तेमाल करूंगा इसको बड़े सुचारू रूप से लागू करने के लिए। भारत नेट हमारा लगभग 1.5 लाख पंचायतों में ऑलरेडी सर्विस रेडी हो चुका है, मतलब वहां पे उनका ऑप्टिक फाइबर पहुंच चुका है और मंत्रालय की तरफ से एक CSC SPV से करार भी हो चुका है और इसके अतिरिक्त सभी स्टेट को हिदायत भी गई है कि आप लोग फाइबर टू होम कनेक्शन के लिए BSNL से अप्लाई कर दें, जो कि 2 साल तक शायद फ्री देने वाली है DOT द्वारा। तो और मेरे को उन्होंने बताया है कि 1 साल में जो कनेक्टिविटी है उस सर्विस रेडी वाली वो सभी ग्राम पंचायतों को हो जाएगी। जब हम लोग इसकी डिटेलिंग की बात कर रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए ये विषय राज्य का है और क्योंकि ये इसका जमीन का प्रबंधन राज्य का विषय है, इसलिए हर राज्य इसको अपनी तरह से कुछ करना चाहेगा और इसकी लोग इसका फायदा देख रहे हैं तो वो इसका अपने आप इसमें से रास्ता निकालेंगे, कोई किसी प्रकार से करेगा। अगर उसका उन्होंने फायदा उठाना है तो वाकई इसका रजिस्ट्रेशन होना भी बहुत जरूरी है और वो रजिस्ट्रेशन की वो क्या प्रणाली अपनाते हैं ये भी राज्य का विषय है। उसी प्रकार से जो आप बता रहे हैं बैंकिंग की लोगों पे शर्तें किस प्रकार की होंगी, वो जो एग्रीकल्चरल लैंड पे होती हैं वैसी रहेंगी या इसके लिए कुछ अलग बनेगी, ये बैंक का मुद्दा है। तो हमारी जो इसमें स्टीयरिंग कमेटी होगी जिसमें कि सभी इन सब सेक्शंस के लोग मेंबर्स हैं, तो उसमें हम इन बातों को सुलझाने का भरपूर प्रयास करेंगे ताकि जब तक प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को मिलने लग जाते हैं तब तक ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएं। एक और बात जो बताने वाली है कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में लगभग 67% जो टाइटल्स होते हैं वो या तो महिला, 27% तो पहले उसमें सिर्फ महिला का नाम होता है और लगभग 40% में उसमें महिला और पुरुष दोनों का नाम होता है और सिर्फ बाकी के जो 33% रह जाते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें कि
पुरुषों का नाम होता है। तो ये भी विषय राज्य का है, लेकिन जो राज्यों के साथ हमारी एंगेजमेंट होगी, जो मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जानी है और जिन बातों को ट्रिगर करना है कि उस पर कोई डिसीजन हो पाए, उसमें प्रयास रहेगा मंत्रालय का कि उसी प्रकार की सुविधा इसमें भी रहे और इसी प्रकार से लोगों के नाम हो। सर ओके जी, अलवेज साहब बहुत संक्षेप में अगर कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं एक दो पॉइंट मैं करना चाहता हूँ। एक तो रजिस्ट्रेशन के बारे में, और एक तो रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कंपलसरी, क्योंकि सिटी सर्वे में आजकल ये शुरू में ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम अगर सिटी सर्वे होता है या जो भी अभी कह रहे हैं कि सीमांकन होगा मकानों का उनका, देन दे शुड बी इशूड ए प्रॉपर्टी कार्ड। और वो प्रॉपर्टी कार्ड में जब मॉर्टगेज किया जाएगा तो उसके अंदर एक सेकेंडरी कॉलम होता है, अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी होता है कि यू आर दी ओनर, आप मालिक हैं, लेकिन सेकेंडरी जो राइट्स में जो होता है कि किसी बैंक का लोन लिया तो उसमें लिखा होता है कि इसके ऊपर इतना बोझा है, सो दैट प्रॉपर्टी अनलेस इट इज क्लियर वो जो मॉर्टगेज अमाउंट, तब तक वो सेल नहीं हो सकती। सिमिलर मैकेनिज्म कैन बी अडॉप्टेड इन दिस आल्सो कि उसकी जो प्रॉपर्टी जो कार्ड है उसमें सेकेंडरी जो कॉलम है उसमें ये सारा मॉर्टगेज की जो है वो बोझा हम गुजराती में कहते हैं या ड्यूज हैं, that could be entered into this thing. And registration I don't think first time it is required, लेकिन जब मकान बेचा जाएगा तब obviously रजिस्टर कराना। बिल्कुल। नागर साहब, दो सवाल इससे जुड़े हुए जो हमारे दर्शकों ने भेजे, मैं उनके चाहूंगा क्लैरिफिकेशन अगर आप दे पाएं। पहला एक सवाल है, एक दर्शक ने लिखा है कि सर, स्वामित्व योजना आने के बाद क्या गांव में अगर मेरा घर है और मैं उस गांव से बगल में लगे हुए खेत पर घर बनाना चाहूंगा तो कोई दिक्कत होगी, कहीं से परमिशन लेनी होगी, या फिर ये अभी तक जैसे होता आया है उसी प्रक्रिया के तहत मैं कर पाऊंगा? भी अगर आप किसी हदबस्तों का होता है ना कि कौन सा हदबस्त आप किस चीज में शामिल कर रहे हैं, अगर आपका उस शामिल में है तो उसके ऊपर जो भी कानून लगता होता है, नॉर्मली यही होता है कि शहरों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट या इस प्रकार की कोई प्रणाली लागू होती है जिसमें आपको पूरा नक्शा पास कराना होता है। जैसे ही आप उसके दायरे से बाहर जाते हैं और आपके हदबस्तों का उसमें नोटिफिकेशन में नहीं नाम होता तो आपको किसी की परमिशन नहीं पड़ती है जरूरत। तो जो लैंड का स्टेटस नहीं चेंज हुआ तो उसमें तो वही होता रहेगा जैसा अभी तक होता आया है। लेकिन ये है कि फिर आपका कोई क्लेम नहीं रह जाता अगर आप उसी प्रकार की सारी सुविधाएं अपने लिए लेना चाहें जैसे कि बाकी के गांवों को अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग मतलब कोई भी सरकार या कोई भी शासन अपने रिसोर्सेज को इतना थिनली स्प्रेड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जी। एक आखिरी सवाल नागर साहब, एक दर्शक का सुझाव है, मैं कहूँ सवाल से ज्यादा सुझाव ये उनका कहना है कि जहां पर भी सरकार सड़क या हाईवे बनाती है कुछ ही दिन के बाद उसके आसपास एक रिहाइश पैदा हो जाती है, बिल्डिंगें खड़ी होती हैं, लोग रहना शुरू कर देते हैं। क्या इस स्कीम के जरिए सरकार ये नहीं कर सकती कि रिहाइश की जो चौहद्दी है, जो इलाका है, जो दायरा है, वो सीमित कर दिया जाए और नए इलाकों में जाने से पहले कम से कम जिला स्तर पर परमिशन जरूरी कर दी जाए? शुरुआत में मैंने बोला कि इस सारी स्कीम का वास्ता सिर्फ आबादी क्षेत्र से है जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखी हुई है। उसके इधर उधर सड़क के साथ वाला इलाका वो एक्वायर्ड विड्थ में है कि वो वेस्टलैंड है कि वो शामलात है कि वरानी अव्वल दोयम है, उसमें नहीं जा रहे। उसमें स्कीम का कोई वास्ता नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की ऑलरेडी एक स्कीम इस प्रकार की होती है जिसका कि सर ने जिक्र भी किया, जो गुजरात में काम हुआ है, ऐसे पूरे राष्ट्र में हुआ है। हम इस स्कीम का स्वामित्व का काम या इसका वास्ता सिर्फ आबादी दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि आखिर स्वामित्व योजना है क्या, मकसद क्या है, दायरा क्या है, लक्ष्य क्या है और उससे गांव में रहने वाले उन लोगों को क्या लाभ होने जा रहा है। नमस्कार।